Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the new chapter of history, that is chapter number 5, the Great Uprising. The Great Uprising, in this chapter we will learn about the uprising of Indian economy, uprising of Indian society, Indian military कि किस तरीके से जो इंडिया है उसने उठने की कोशिश की, कैसे जो इंडिया है वो उठा और उसके बाद उसका क्या हुआ, उसमें जो अपराइजिंग हुई उसमें वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ अपराइजिंग, सोशल कॉजेज ऑफ अपराइजिंग, पॉलिटिकल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, military causes, suppression of the revolt. First of all you have to learn about the causes of uprising, then the suppression of the revolt. जो revolt का suppression है उसके बारे में आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट द revolt जो फेलियर हुआ, revolt का फेलियर जो हुआ उसके बारे में आपको स्टडी करना है. नेक्स्ट द इम्पैक्ट ऑफ द revolt कि revolt का जो इम्पैक्ट था वो क्या पड़ा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो ये था कि हमारा ग्रेट अपराइजिंग जो है वो कैसे हुई. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी since the mid 18th century the power of nawabs and rajas had been eroding. मिड 18th सेंचुरी से नवाब्स और राजाओं की जो पावर्स थी वो क्या हो रही थी, इरोड हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे कम होती जा रही थी. क्योंकि 18th सेंचुरी तक जो नवाब्स थे, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, नवाब्स जो थे वो पपेट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स बन चुके थे, पपेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये बन चुके थे. तो उनके ओनर में अथॉरिटी एंड द ओनर, उनके ओनर में धीरे धीरे क्या आ रही थी, बिल्कुल कमी आ रही थी उनके ओनर में. द ब्रिटिश हैड अपॉइंटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल द अथॉरिटी एंड द ओनर विच दे अर्लियर कमांडेड वॉज ग्रेजुअली वैनिंग अवे. धीरे धीरे वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अथॉरिटी थी ओनर की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी. क्योंकि मिड 18th सेंचुरी तक ही इंडिया जो था, यानी कि जब से सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ जब उसने जो वॉर में उसको डिफीट किया रॉबर्ट क्लाइव ने, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व था वो स्टार्ट हो गया था. तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश पर्सन्स थे वो इनकी ओनरशिप को कम करते जा रहे थे. द ब्रिटिश हैड अपॉइंटेड रेजिडेंट इन मैनी कोर्ट्स. ब्रिटिश ने बहुत सारे कोर्ट्स में रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया. द फ्रीडम ऑफ द इंडियन रूलर्स वर रिड्यूस्ड एंड देयर आर्म्ड फोर्सेज वर डिसबैंडेड. फ्रीडम जो थी इंडियन रूलर्स की, फ्रीडम ऑफ इंडियन रूलर्स की फ्रीडम है उसको रिड्यूस कर दिया गया. एंड दियर आर्म्ड फोर्सेज वर डिसबैंडेड, और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया, इंडियन रूलर्स की फ्रीडम को ख़त्म कर दिया. उनकी जो फोर्स थी उनको भी अपने अंडर में ले लिया, उनको भी ख़त्म कर दिया. यानी कि धीरे धीरे इंडियन रूलर्स जो है उनको बिल्कुल उनके पास जो पावर्स थी, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी उनसे छीन ली गई. द कंपनी ऑल्सो टुक अवे दियर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज इन स्टेजेस अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. कंपनी जो थी उसने रेवेन्यू के जो सोर्सेज थे वो और टेरिटरीज़ के जो सोर्सेज थे उन सभी सोर्सेज को ले लिया. अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया का जो एक लार्ज पार्ट था अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया गया. अदर एरियाज वर अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल एज द रूलर्स ऑफ दीज एरियाज एक्नॉलेज्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. अदर एरियाज जो थे वो थे अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एज द रूलर्स ऑफ दीज एरियाज. इन एरियाज के जो रूलर्स हैं एक्नॉलेज्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी में जो जाने जाते हैं. इन पॉलिटिकल द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज़ जो हैं उसको फॉलो किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू. इन इंडिया कॉज्ड एंगर्स, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिलीजियस पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो सभी फॉलो की जा रही थी. कॉज्ड एंगर इन इंडिया में उसको डिसकंटेंट अमंग द पीपल, वो लोगों की असंतुष्टि का कारण बनी. लोग उनसे क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे. ड्यूरिंग दीज 100 years, और ये 100 साल जो थे उन्होंने बहुत सारी, यानी कि उनका जो एंगर था वो उन्हीं के अंदर धीरे धीरे पल रहा था.
ड्यूरिंग दीज 100 ईयर्स, ये जो 100 ईयर्स थे, देयर वर सेवरल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे लोग धीरे धीरे खड़े भी हुए। एंड अनरेस्ट वर लोकलाइज्ड, और बाकी जो थे वो लोकलाइज हुए। वर पुट डाउन बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू वहाँ पर ही बंद कर दिए गए। उनकी जो बेचैनी थी, यानी कि उन लोगों ने जब अपना गुस्सा दिखाया तो ब्रिटिशर्स ने उसको वहीं की वहीं सप्रेस कर दिया, उसको वहीं की वहीं दबा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द राइजिंग वेव ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। धीरे धीरे ये जो एंगर है, जब ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्टैंड हुआ, ऑकर्ड द माइटीएस्ट ऑफ ऑल रिवोल्ट्स, जितने भी रिवोल्ट्स थे। हाउ मेनी रिवोल्ट्स आर देयर, वेरी मच फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। उन्होंने जितने भी रिवॉल्ट हुए उसमें सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पर रिवॉल्ट किए, यानी कि अपने गुस्से को जाहिर किया। कहने का मतलब, जब उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव रिवॉल्ट जो माना जाता है, सबसे बड़ा जो इफ़ेक्टिव रिवॉल्ट है, उस रिवॉल्ट का नाम था रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ सबसे माइटीएस्ट और सबसे शक्तिशाली रिवॉल्ट था, विच शुक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल के बहुत सारे फाउंडेशंस को उसने हिलाकर रख दिया। और उसी समय ब्रिटिश रूल के जो फाउंडेशंस हैं उनको हिलाकर रख दिया। और हिलाकर रखने से मतलब यानी कि जो ब्रिटिश रूल्स हैं, ब्रिटिश रूल के जो लोग हैं, उन लोगों को क्या किया गया, ब्रिटिश रूल्स के जो लोग हैं उन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों को बिल्कुल ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरीके से अब इनको जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स लगाने पड़े। सो सीन बाय द सम हिस्टोरियंस एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना, क्योंकि अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाला ये जो था, ये पहला ही वॉर था जो हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हुए। तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए ये पहला ही रिवॉल्ट था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन डीप रूट कॉजेज़। ये बहुत सारे कॉजेज़, यानी कि इसके भी बहुत सारे कारण थे कि लोग जो थे वो उनके अंदर इतना एंगर, इतना जो गुस्सा था, उनकी जो टॉलरेशन की जो लिमिटेशंस थी, उनके टॉलरेशन की जो लिमिटेशंस थी वो सब खत्म हो गई। डीप रूट कॉजेज हो दिस, इट्स इमीडिएट कॉज वॉज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन सोल्जर। कॉज जो है वो प्रोवाइड किए गए इंडियन सोल्जर्स के द्वारा। लेट अस टेक अ लुक एट द कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट। एक कॉज लेते हैं रिवॉल्ट के, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इंडियन जो रिवॉल्ट हुआ 1857, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट अपराइजिंग माना जाता है हमारे इंडियंस के द्वारा, तो उस रिवॉल्ट में क्या कॉजेज़ रहे, कैसे लोगों को इतना ज़्यादा जो एंगर है वो बढ़ गया, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ थे कि लोगों के एंगर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो ब्रिटिशर्स, जिनके अंदर वो अभी तक पपेट बन के रह रहे थे, जिनके आगे जो नवाब्स हैं वो भी क्या नहीं कर पाए, अपना सर नहीं उठा पाए, उनके खिलाफ उन लोगों ने खड़े होने की ठान ली। तो देखते हैं वो कॉजेज़ क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉज आएगा, दीज कॉजेज़ वर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द कॉजेज़ फॉर द रिवॉल्ट कैन बी कैटेगराइज। कॉजेज़ जो हैं रिवॉल्ट के, उनको कैटेगराइज किया गया अंडर इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, रिलीजन कॉजेज़, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेज़। कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट जो है उन्हें कैटेगराइज किया गया इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल, रिलीजन एंड मिलिट्री इमीडिएट कॉजेज़। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिनके थ्रू हमने सारी की सारी जो भी उस समय का जो इंसिडेंट्स हैं उन सभी को हमने क्या कर लिया है, इसी के अंदर हमने उन सभी को वाइंड अप कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज़। देखिए इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो था, पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटिंग इंडिया। जो अभी हम इससे पहले जो हमने बात की थी कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है, ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की,
दिस हर्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसे सभी जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो हर्ट होते थे। द पीजेंट्स सफ़र ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स, पीजेंट्स जो है वो सफ़र करते थे हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड द स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी, और स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी को। आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन वर रुइंड बाय लार्ज स्केल इन्फ्लक्स ऑफ चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू इंडिया। पीजेंट सफ़र, पीजेंट्स जो थे वो हाई रेवेन्यू डिमांड से, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्सेस जो थे वो लगा दिए गए थे। रेवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसीज थी कि चाहे उनके पास प्रोडक्शन हो या ना हो उनको टैक्स तो देना ही होता था। आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन जो थे उनके लार्ज स्केल इन्फ्लक्स ऑफ चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू इंडिया, क्योंकि यहाँ से सारा रॉ मटेरियल ले जा कर के वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और इंग्लैंड से लेकर के उसे यहाँ पर, इंग्लैंड से जो रेडीमेड गुड्स थी वो यहाँ पर ली जाती थी। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो सब क्या हो चुकी थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इन टर्न मेड देयर हैंडमेड गुड्स अनइकोनॉमिकल, और उनकी जो हैंडमेड गुड्स हैं वो अनइकोनॉमिकल प्रूफ हो गई थी। किसके थ्रू? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो गुड्स थी वो, ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्शन था, ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन कैसा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने ही बेनिफिट के लिए सभी काम कर रहे थे। पीपल हु मेड अ लिविंग बाय फॉलोइंग रिलीजियस एंड कल्चरल परस्यूट्स, वो लोग जो कि फॉलो कर रहे थे कुछ रिलीजियस और कल्चरल परस्यूट्स को, लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उन्होंने भी अपने लाइवलीहुड के जो सोर्स थे वो सब वो खो चुके थे। ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द रॉयल पैट्रोनेज, विड्रॉल ऑफ द रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज के विड्रॉल के थ्रू, कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रूलिंग क्लासेस, कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूलिंग क्लासेस, सभी रूलिंग क्लासेस जो थी उन सभी का जो पैट्रोनेज था, रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि एग्रीकल्चर करना, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट था, यानी कि उनकी जो, हम कह सकते हैं कि जो पैतृक जो उनका काम था वो सब क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। एक करप्ट और अनरिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ थे जिसकी वजह से, यानी कि लोगों को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आने लगी थी, लोगों को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी थी। और ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक ही था कि अब लोगों को अपने दम पर क्या होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि जब तक वो लोग अपने दम पर खड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी जो रिज़ल्ट है वो निकल के नहीं आएगा। तो ये लोगों का दबा हुआ गुस्सा जो था, क्योंकि उनके हर इंडस्ट्रीज़ को, हर चीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, इनकम का कोई भी सोर्स नहीं छोड़ना, और मीनवाइल उसी समय क्या करना, उसी समय रेवेन्यू टैक्स भी ज़्यादा और ज़्यादा कलेक्ट करना। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो पीपल ऑफ इंडिया थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही थी कि आगे जो है वो इसी कंडीशन में रहने दिया जाए। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़, एंड अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज़ वी विल लर्न अबाउट political causes in next video. So thank you, have a nice day. And after that you have to study this very properly, because this chapter is very important for the GK preparation in your competitive exam that you will take part in the future, जिसमें आप फ्यूचर में पार्ट लेंगे। यानी कि जीके की वजह से, जीके के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम के वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।